हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम इस पार्ट में 23 सेक्शन नंबर से स्टार्ट करेंगे, सेक्शन नंबर 23 से। और आज हमें पढ़ना है पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कि रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से पर्सन लायबल नहीं हैं और कौन से पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हैं, ये आज हमें स्पेशली पढ़ना है। और दिस इज़ योर पार्ट टू सर, किसका सर? रजिस्ट्रेशन के टॉपिक का। सेक्शन 23 क्या कहता है सर? पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कि वो लोग जिन्हें रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। द फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन की आपको जरूरत नहीं है। आपका नाम क्या है सर? एनी पर्सन, कोई भी पर्सन सर, एंगेज इन एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग ऑफ गुड्स और सर्विस। वो व्यक्ति, वो पर्सन जो कि क्या कर रहा है सर? एक्सक्लूसिवली, यानी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस दे रहा है सर, किस चीज का? सप्लाई ऑफ गुड्स का और सप्लाई ऑफ सर्विस का। और बोथ हो सकता है, दोनों दे रहा हूं। दैट आर नॉट लायबल टू टैक्स, कि भैया आप, लेकिन दिक्कत क्या है, बात क्या है यहाँ पे? नॉट लायबल टू टैक्स, आप पे टैक्स बनता नहीं है। आप एक बहुत छोटे से सेलर है जो महीने का 20,000 रुपए का सेल करता है बस। आप एक पान वाले हैं, ठीक है सर, आप एक छोटे से चाय वाले हैं, आपको टैक्स देना लायबल ही नहीं बनते हो आप, मतलब कि लायबिलिटी ऑफ टैक्स आपकी बनती ही नहीं है। होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम अंडर दिस एक्ट, मतलब कि आप ऐसी सर्विस, ऐसे गुड्स और सर्विस दे रहे हो जो कि इस एक्ट में एग्जेम्प्ट है। जैसे सर पेट्रोल, जैसे सर एल्कोहल, ठीक है। तो ऐसे जो लोग हैं इन्हें रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ एक पॉइंट यहाँ पे ऐड ऑन किया गया, बी पॉइंट, एन एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ लैंड। एक बंदा है राम क्या कहता है सर? कल्टीवेशन ऑफ लैंड करता है, मतलब जमीन जो उपजाऊ है उस पर खेती करता है, और उस लैंड के ऊपर वो खेती करके उसने राइस को जो है क्रिएट किया, उसने चावल बनाए। अब ये चावल जो उसने कल्टीवेशन किया, इसमें इसको जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब इस राइस से वो फ्राई राइस बना के सेल करेगा तो भैया इसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। यानी आपको हम माफ कर रहे हैं जीएसटी में, मतलब हम कह रहे हैं एक्सटेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस, कि हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे अगर आप कल्टीवेशन ऑफ लैंड तक सीमित रहेंगे। लेकिन अगर आप इससे ऊपर उठते हो तो फिर आप लायबल टू रजिस्ट्रेशन हो जाओगे, लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो जाओगे। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, सेकंड पॉइंट, द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। गवर्नमेंट अगर चाहे तो, वर्ड क्या सर? गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल्स, गवर्नमेंट अगर चाहे तो, और कब चाहेगी? जब रिकमेंड करेगा काउंसिल। ये कौन सा काउंसिल है सर? सर जीएसटी काउंसिल है। ओके, तो उसमें वो क्या कर सकती है सर? वो नोटिफिकेशन डाल सकती है स्पेशल कैटेगरी के बारे में, हु मे बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट, जिसको इस एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार बोलो मेरे साथ, जिसको इस एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ वी हैव नोटिफाइड कैटेगरीज, हमारे पास कुछ नोटिफाइड कैटेगरीज है, इसे मैंने एक टेबल में रखा है छोटे से, इस टेबल्स के थ्रू ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर जरा ध्यान सुनिएगा, आपका काम हो जाएगा। एक तो इसको हटा दीजिए, नॉट क्रैम फॉर एग्जाम, नॉट लर्न फॉर एग्जाम, ये होना चाहिए इसलिए मैंने लिख रखा है, लेकिन एग्जाम में इसका कोई लेना देना नहीं है, तो आप इसे याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। देखो सर, हेडिंग देखो, पहला है यहां पे क्या लिखा है सर? टर्नओवर। टर्नओवर हो सकता है आपकी 20 लाख हो, नॉर्मल केस है, अगर 10 लाख हो सकता है अगर आपका एबनॉर्मल केस है। ओके, नाउ उसके बाद यहां पे क्या लिखा है कि गुड्स कवर्ड है या फिर आपके सर्विस कवर्ड है। ओके, सबसे पहले पर्सन हु इज लायबल ओनली एंगेज इन मेकिंग सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड और सर्विसेज, द टोटल टैक्स ऑन विच इज लायबल टू बी पेड और रिवर्स चार्ज बेसिस, रिसिपिएंट अंडर आरसीएम 93। मतलब क्या सर? ये एक ऐसा बंदा है, ये एक ऐसा पर्सन है जो इंगेज्ड है मेकिंग इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस, कि या तो ये टैक्सेबल गुड्स दे रहा है या तो ये टैक्सेबल सर्विस दे रहा है। टोटल टैक्स ऑन विच इज लायबल टू बी पेड ऑन अ रिवर्स चार्ज बेसिस, कि ये सप्लाई करता है लेकिन सारा का सारा जो टैक्स है वो आरसीएम बेसिस पे होगा, यानी रिसिपिएंट ऑफ द सर्विस विल बी पे टैक्स। तो इस केस में सर इसमें गुड्स भी कवर्ड है और इसमें सर्विस भी कवर्ड है, तो इस केस में आरसीएम लगता है, और आरसीएम लगने की वजह से इस बंदे को टैक्स देना ही नहीं पड़ता है। तो इस बंदे को जीएसटी में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो भी चलेगा। नाउ नेक्स्ट वी हैव इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ एनी सर्विस।
इंटर स्टेट, इंटर मतलब क्या होता है? नाउ यू हैव टू चेक दिस वर्ड राइट नाउ। इंटर स्टेट सप्लाई, आप इंटर कर रहे हो सर, इंटर, इंटर मतलब क्या होता है सर? दिल्ली टू पंजाब। लेकिन क्या ये इतने पे हो जाएगा? नहीं सर, यहां पे आपकी लिमिट चेक करनी पड़ेगी 20 लाख की। अगर 20 लाख तक है तो फिर भैया आपको अभी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। जब 20 लाख आपका क्रॉस हो जाएगा तब आप रजिस्ट्रेशन ले लेना। ओके, नाउ वी हैव टू वर्ड्स, दैट इज इंटर स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई फॉर अ हैंडीक्राफ्ट गुड्स, हैंडीक्राफ्ट गुड्स। ठीक है, तो इन दोनों केस में क्या हो रहा है? या तो आप दिल्ली टू दिल्ली सेल कर रहे हो या आप दिल्ली टू महाराष्ट्र सेल कर रहे हो। ठीक है, तो दिल्ली टू दिल्ली के लिए ये वाला केस हो जाएगा, केस ए, और दिल्ली टू महाराष्ट्र के लिए दिल्ली टू महाराष्ट्र यहां जाएगा, दिल्ली टू दिल्ली यहां पे आ जाएगा। यहां पे हैंडीक्राफ्ट गुड्स है। हैंडीक्राफ्ट गुड्स का मतलब क्या होता है? वो गुड्स जो कि हाथ से बनाए जाते हैं। जैसे आप देखते हो मैट होती है, आपका स्वेटर होता है, कुछ कपड़े होते हैं उनसे बनी हुई टोपी होती है, ग्लव्स होते हैं हाथ से बने हुए, तो ये हैंडीक्राफ्ट गुड्स हैं कुछ भी। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि आपको कहां तक माफ है? तो सर इस केस में तो 10 लाख की लिमिट है, इस केस में 20 लाख की है। इंट्रा के लिए, इंटर स्टेट, इंटर स्टेट के लिए 20 होनी चाहिए थी यार, और इंट्रा के लिए 10। ठीक है, तो यहां पे 20 लाख की और 10 लाख की लिमिट दी गई है, और कहा गया है कि अगर आपकी लिमिट 10 लाख या 20 लाख को क्रॉस नहीं होती है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं है। नाउ ऐसा बंदा जो कि सप्लाई करवा रहा है सर्विस की इको के थ्रू, तो इको हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे दी टैक्स। तो जो बंदा सप्लाई और सर्विस कर रहा है इको के थ्रू, तो ये जो बंदा सप्लाई कर रहा है, यहाँ 20 लाख तक आपको लायबिलिटी नहीं बन रही है कि आप जाओ और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लो। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं भी लेते हो तो भी आपका काम चल जाएगा। ये हमारी ओवरऑल लर्निंग रखनी थी। ठीक है, ओके। नाउ माय डियर फ्रेंड, ये हमारा सेक्शन 23 यहाँ पे खत्म हो जाता है। नाउ वी हैव अ गुड सेक्शन, दैट इज क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं सर एग्जाम में। सेक्शन नंबर 23, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है कि आपको लेना ही लेना पड़ेगा। ठीक है सर, आइए सर सुनते हैं क्या क्या ये कहते हैं। नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 22, कि भैया सेक्शन 22 के सबसेक्शन 1 में क्या लिखा है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें भी फर्क नहीं पड़ रहा था, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, कि भैया ये जो लोग मैं बता रहा हूँ ना, इन लोगों को जीएसटी के अंदर टैक्स जो है, रजिस्ट्रेशन जो है वो लेना पड़ेगा और टैक्स देना पड़ेगा। दो शब्द हैं सर, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लो और टैक्स दो। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 ने क्या कहा था। ठीक है सर, सबसे पहला है मेकिंग एनी इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई। इंटर स्टेट का मतलब क्या हुआ? दिल्ली टू अदर स्टेट। ठीक है, मतलब वन स्टेट टू अदर स्टेट, दो अलग अलग स्टेट्स में अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो, सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो, और आपकी लिमिट 20 लाख को क्रॉस करती है, या आपकी लिमिट स्पेशल कैटेगरी में, यहाँ पे ये वर्ड हटा दो, स्पेशल कैटेगरी में 10 लाख को क्रॉस करती है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। यानी यहाँ पे लिमिट चेक की जा रही है 20 लाख और 10 लाख। अगर 20 लाख को क्रॉस किया तो कंपलसरी हो जाएगा, 10 लाख को क्रॉस किया तो कंपलसरी हो जाएगा। ओके सर, इसमें एक चीज और, ये स्पेशल कैटेगरी में कौन थे, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। स्पेशल कैटेगरी में आपको कुछ नाम याद रखने, जैसे मिजोरम। ठीक है, मिजोरम का एम याद रखिएगा, आगे मैं यही लिखूंगा। त्रिपुरा, इसका टी याद रखिएगा। उसके बाद मणिपुरा, मणिपुर, ओके, इसके लिए भी एम याद रखूंगा। और इसके बाद है नागालैंड, इसके लिए एन याद रखूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2MNT, 2MNT। ठीक है, तो इसको मैं आगे से यही बोलूंगा, जैसे यहाँ पे भी है तो इसको कट करके मैं क्या बोलूंगा, 2MNT। ठीक है, और 2MNT के लिए लिमिट क्या है, 10 लाख है, और बाकी हमारे लिए क्या है सर, 20 लाख हमें याद रखनी है। ओके, तो सर ये वो बंदे थे जिन्होंने इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई की। इंटर स्टेट यानी विद इन अ 2 स्टेट। ठीक है, सेम स्टेट नहीं, विद इन अ 2 स्टेट उन्होंने सप्लाई की। 20 लाख या 10 लाख की लिमिट को अगर क्रॉस हो चुकी है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ओके, नाउ वी हैव अ नेक्स्ट, दैट इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगला जो हमारा केस है ये है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, CTP।
बहुत जगह पहले आया था और मैंने आपसे कहा था वक्त आने पे बताऊंगा, तो वक्त जो है वो आ चुका है। कल एक दोस्त का कॉल आया था, उसने कहा कि सर कुछ चीज़ आप बोलते हो वक्त रहने पे बताऊंगा, ये वक्त कब आता है? तो चैप्टर खत्म होने दो, वक्त अपने आप आता है, सेकेंड रिविजन में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये बता दो, अ पर्सन हु ओकेजनली undertakes transaction involving supply of goods service or both in the course or furtherance of business। ये कौन सा बंदा है सर? हु ओकेजनली अंडरटेक ट्रांजेक्शन्स, मतलब ये बंदा कभी कभी, हु ओकेजनली, ओकेजनली का मतलब होता है सर कभी कभी, हु ओकेजनली अंडरटेक ट्रांजेक्शन, यानी ये बंदा हमेशा नहीं करता, ये कभी कभी कुछ ट्रांजेक्शन्स करता है, ठीक है। इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इन दी फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, और किसके लिए करता है सर? बिजनेस पर्पस के लिए करता है। अब लेट सपोज एक बंदा है, लेट सपोज मैं बुक राइटिंग करता हूँ, तो मैं 2 या 3 साल में या फिर 1 साल में एक बुक लॉन्च करता हूँ, तो पूरे साल में कितनी बार किया? एक बार। आई एम लॉन्चिंग द बुक, पब्लिशर हूँ सर, एक बंदा पब्लिशर है और एक बंदा राइटर है, एक ही बार करेंगे ना सर। तो सीटीपी मतलब यहाँ पे लॉजिक नहीं है पब्लिशर से, यहाँ से हमारा मतलब है जो बंदा 2 से 3 बार या फ्रिक्वेंटली कभी कभार ही कोई ट्रांजेक्शन करता है। हो सकता है वो प्रिंसिपल खुद कर रहा हो या अपने एजेंट के थ्रू करा रहा हो या किसी अदर कैपेसिटी में किसी और से करवा रहा हो, लेकिन ये कभी कभार ही ट्रांजेक्शन करता है इन ए स्टेट और अ यूनियन टेरिटरी वेदर ही हैज नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस। सर इसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता। सर क्यों नहीं होता? अरे भैया ये बताओ, पूरे ईयर में 365 दिन में आप एक दिन ट्रांजेक्शन कर रहे हो, वो भी एक, आप एक दिन में 1 डे में 1 ट्रांजेक्शन किया। अब इस एक ट्रांजेक्शन के लिए क्या आप 365 दिन का रेंट बियर करना चाहोगे? आंसर है नो। इसलिए कहा गया कि उनका फिक्स्ड कोई बिजनेस प्लेस नहीं होता। ओके, और सर ये क्या कर रहे हैं? सर ये इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर सकते हैं या इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकते हैं। यानी ये इंटर की बात कर रहा है, इंट्रा मतलब होता है विथ इन, सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाई ऑफ सर्विस को यहां पे रखा गया है। तो सर यहां पे क्या कहा गया? टैक्सेबल सप्लाई है सर, अगर आपकी लिमिट क्रॉस होती है 20 लाख की या फिर 10 लाख रुपए की, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ जाएगा अगर आपने अपनी लिमिट क्रॉस की तो। ओके सर, नाउ पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। लेट सपोज एक अंकल है, मनीष अंकल, ठीक है, मनीष अंकल है। मनीष अंकल जी जो हैं ये LIC के एजेंट हैं। इन्होंने मेरा इंश्योरेंस करवाया सर, कितने का सर कराया? सर इन्होंने मेरा 50,000 रुपये का इंश्योरेंस कराया। मैं कौन हूँ सर? सर VM सर। अब आप सभी को पता है कि मनीष अंकल जो कि एजेंट हैं, अब ये नहीं टैक्स पे करेंगे। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर, RCM के अंदर LIC को जो है वो टैक्स पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि मिस्टर LIC जी, रिवर्स चार्ज के अंदर आप आ रहे हो और जो भी बंदा रिवर्स चार्ज के अंदर आएगा उस बंदे को GST में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मैंने क्या कहा आपसे? जो बंदा LIC नहीं, जो भी बंदा रिवर्स चार्ज में आएगा और रिसिपिएंट को उस केस में टैक्स पे करना पड़ेगा, और अब टैक्स पे करने के लिए उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ओके ठीक है सर, समझ में आ गया सर। ओके फाइन, आप इंटेलिजेंट हो गए दोस्त, बहुत जल्दी जल्दी समझ जाते हैं। नाउ वी हैव पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9। पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9। सर ये क्या है? पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सबसेक्शन 9। सर ये क्या था? सर मैं आपको याद दिलाता हूँ, 9(5) में हमने पढ़ा गया था, हमने इको की सर्विस पढ़ी थी, एक कैब की फैसिलिटी पढ़ी थी, एक हाउस कीपिंग की पढ़ी थी, याद आ रहा है आपको? और एक हाउस कीपिंग था, एक कैब था और एक था होटल्स वगैरह, होटल और इन्स, ये उसकी बात कर रहा है। पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9, चाहे जैसे भी आप पढ़ो, तो मैं तो नॉर्मली वही बोलूंगा 9 सबसेक्शन 5 में। मतलब कि अगर कोई कैब वाला है, जैसे ओला है, इसमें ओला को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। होटल्स के लिए ओयो को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, सॉरी हाउस कीपिंग के लिए नहीं, होटल्स के लिए ओयो को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और इसमें हाउस कीपिंग वालों में जो हाउस कीपिंग की सर्विस दे रहे हैं उन लोगों को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो ये क्या कहा जा रहा है? आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है, इसलिए आप जो है 9(5) में रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। इन लोगों को नहीं कहा जा रहा है, इन लोगों की जो सर्विस कोई ई प्लेटफॉर्म पे जो सेल कर रहा है, ये प्लेटफॉर्म लोग रजिस्ट्रेशन लेने वाले हैं। ओके, नाउ नॉन रेसिडेंट
टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, वो बंदा जो कि नॉन रेसिडेंट है, भारत का नहीं है, बट वो एक टैक्सेबल पर्सन है। क्यों? क्योंकि उसने सप्लाई की होगी। अंटिल इज नॉट मेकिंग द सप्लाई ही इज नॉट टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, जो कि टैक्सेबल सप्लाई दे रहा है, तो इस बंदे को भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और इसके रजिस्ट्रेशन को कहा जाता है एनआरटीपी। एनआरटीपी, ठीक है, इस बंदे को भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कंपलसरी अगर इसने कोई टैक्सेबल सप्लाई की है तो। ओके, नाउ 6 वे अ पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51, और यहां पे एक सेक्शन दिखेगा 52, तो यहां पे लिख देना नोट सेक्शन 51 एंड 52 रिलेट्स टू सीए फाइनल। ये सीए फाइनल के हैं, हमें नहीं पढ़ना है, बट फॉर दी पर्पज ऑफ नॉलेज आई जस्ट मेंशन दिस। तो आपको याद रखना है कि भैया ये डिडक्ट करते हैं टैक्स एट सोर्स, यहाँ पे भी टैक्स एट सोर्स का है सेक्शन। ठीक है, तो इन लोगों को अगर आप किसी का टीडीएस काटना चाहते हो, आप किसी का टीसीएस काटना चाहते हो, आप समझो किसी का टीडीएस अगर काटना है, किसी का टीसीएस अगर काटना है, मतलब डिडक्ट करना है, ठीक है सर, किस में सर, सेक्शन 51 में या 52 में, तो आप जो डिडक्ट करना चाहते हो, जो डिडक्ट कर रहे हो, आपको रजिस्ट्रेशन पहले लेना पड़ेगा। ओके, ठीक है सर। पॉइंट नंबर 7 है पर्सन हु मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो सर किसकी कर रहे हो सर, गुड्स की या फिर सर्विस की। आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, गुड्स की कर रहे हो या फिर सर्विस की, और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ द अदर टैक्सेबल पर्सन। और किसके बिहाफ पे कर रहे हो सर, अदर पर्सन के, वेदर एज एन एजेंट ऑफ अदरवाइज। यानी ये बंदा क्या है कि प्रिंसिपल एजेंट, लेट सपोज टैक्सेबल सप्लाई देता था, अब प्रिंसिपल एजेंट प्रिंसिपल जो है वो अपने एजेंट के थ्रू टैक्सेबल सप्लाई जो है वो किसी कंज्यूमर को दिलवा रहा है। तो यहां पे कहा जा रहा है एजेंट भाई साहब, अगर आप टैक्सेबल सप्लाई दे रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। क्यों सर, क्यों? क्योंकि अगर ये बंदा टैक्सेबल सप्लाई नहीं लेगा तो हमारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो चैन है वो ब्रेक हो जाएगी और फिर कंज्यूमर को चीजें महंगी पड़ जाएंगी। ठीक है, इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नाउ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। आप इस एक्ट में थे रजिस्टर या नहीं थे मुझे नहीं पता, लेकिन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को यहां पे क्या करना पड़ेगा सर, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आई हैव अ क्वेश्चन सर, व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट? सर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या है सर, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज वीएम सर का एक ऑफिस है, इस ऑफिस पे क्या क्या खरीदा गया सर, यहां पे लैपटॉप लिए गए, यहां पे फर्नीचर लिया गया, ठीक है सर, और यहाँ पे लेट सपोज डाटा पैक ले गया, डाटा पैक, इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, अब विनीत सर ने ये चीज़ें अपनी ब्रांच को दे दी है, ब्रांच को। ठीक है, ये 5 लैपटॉप थे, 5 फर्नीचर थे, और मतलब कि 200 GB का डाटा पैक था। तो यहाँ पे 100 GB डाटा पैक दे दिया, ठीक है सर, यहाँ पे 50 GB डाटा पैक दे दिया, यहाँ पे 50 GB डाटा पैक दे दिया, यहाँ पे 2 फर्नीचर दे दिए, यहाँ पे 2 फर्नीचर दे दिए, यहाँ पे 1 फर्नीचर दे दिया, यहाँ 2 लैपटॉप दे दिया, यहाँ 2 लैपटॉप दे दिया, यहाँ 1 लैपटॉप दे दिया। ये सब सर क्या है, ये सब ब्रांच है, ब्रांच 1, 2 एंड 3। नाउ क्वेश्चन की सर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है, इन पे जो जीएसटी लग के आया है, ठीक है सर, इसमें सभी पे जीएसटी लगा होगा, तो जीएसटी जो है मैं इनके बिल में एडजस्ट करवाऊंगा। तो मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो मुझे मिला है, लेकिन मैं वो खुद क्लेम ना करके अपनी ब्रांच के बिहाफ पे सेट ऑफ करवाऊंगा, तो इसको बोलते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। कि इनपुट की सर्विस मैंने ली, लेकिन वो इनपुट सर्विस जो इनपुट का जो टैक्स है वो मैं नहीं ले रहा हूँ, मतलब मैं, क्योंकि मेरी तो कोई सेल है ही नहीं, सारी सेल किसकी है, इसकी सेल है, इसकी सेल है और इसकी सेल है, तो इनकी सेल में इस परचेज के इनपुट टैक्स रेट को एडजस्ट करा दिया जाता है इन तीनों की, इसलिए इसको इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, ये अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 10 से पहले मैं आपको एक और इजी टॉपिक दिखाता हूं यहाँ पे। पॉइंट नंबर 12, सच अदर पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल्स। मतलब गवर्नमेंट जब चाहेगी किसी को भी क्लासिफाइड करके यहाँ पे कह सकती है कि भैया आपका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो गया, आपको रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, मतलब लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन और आपको टैक्स देना पड़ेगा। ओके सर, दूसरा है OIDAR, ये अमेंडमेंट के थ्रू जीएसटी आने के बाद ऐड हुआ। ये क्या कहता है पॉइंट, ये कहता है कि लेट सपोज अमेरिका वालों ने
एक एक ऐप बनाया और या फिर एक सॉफ्टवेयर बनाया या फिर एक गेम बनाया, उसका नाम इन्होंने रखा लालू गब्जी। लालू गब्जी मतलब पबजी का भाई लालू गब्जी। और लालू गब्जी जो हैं भाई साहब, इसका ऐप बना के इन्होंने इंडिया में यहां पे फैला दिया। अब कितने का है सर? ये 500 रुपए का है पर यूजर। अब मान लो इसे 1000 लोगों ने खरीद लिया तो टोटल कितना हो गया सर? 5 लाख की सर्विस हो गई सर। ठीक है, तो यहां पे यही कहा जा रहा है कि आप सर्विस दे रहे हो फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर से। आई जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अमेरिका। ठीक है, टू अ पर्सन इन इंडिया, जो कि इंडिया में, इंडिया में कौन है सर? राम है, परचेज कर रहा है आपकी सर्विस, अदर देन अ रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, और आप क्या सर? आप रजिस्टर्ड पर्सन को नहीं दे रहे हो, अदर देन। अब ये राम जो है एक छोटा सा 15 साल का बच्चा है जो आपका पबजी और पबजी गेम खेल रहा है, सब्जी गेम खेल रहा है। अब ये बताओ क्या इससे टैक्स ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो मिस्टर अमेरिकन, आप जो भारत में सर्विस दे रहे हो इसके बिहाफ पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ओके, अब यहां पे क्या कहा गया 10th पॉइंट में सर? यहां पे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जो यहां पे लिखा है इसको भी कट कर देना, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के आगे वो लिख दे देना 2MNT। ठीक है, ओके, और लिमिट वही रहेगी 20 लाख एंड 10 लाख। सर ये क्या है 10th पॉइंट, जरा ये समझिए। ये कहता है एवरी इको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, उसको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है लेना पड़ेगा। पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स 95, उसको टैक्स यहाँ पे मतलब देना पड़ेगा। ओवरऑल का मतलब क्या होता है सर? रजिस्ट्रेशन लोगे तभी तो टैक्स दोगे, तो ओवरऑल यही कहने का मतलब रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और पर्सन हु सप्लाई गुड्स और सर्विस अदर देन सप्लाईज स्पेसिफाइड 95 थ्रू सच इको, मतलब ऐसी सर्विस, मतलब 3 सर्विस ही है 95 में। अब उन तीनों को छोड़ के कोई दूसरी सर्विस है जो इको के थ्रू होती है, जैसे सेल ऑफ बुक्स ई कॉमर्स के थ्रू होती है, मेरी बुक सेल होती है सर। तो उसमें वो कह रहा है कि जिस बंदे को रिक्वायर्ड है टैक्स एट सोर्स, यानी सेक्शन 52 सीए फाइनल का सेक्शन, ये टैक्स कलेक्ट करने का ऑप्शन जिसके लिए है, तो उन बंदे को यहां पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो ओवरऑल सर हमारे 2 सेक्शन का टारगेट था, और हमने ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक हो सकता है, और इसी के साथ हमने इस टॉपिक को यहाँ पे खत्म कर दिया। ठीक है सर, ओके। तो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे सेक्शन 25, थोड़ा सा लंबा है सर सेक्शन 25, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन है सर। ठीक है सर, तो बहुत अच्छे से करना है। ये देखो सर, सबसे पहली बात तो अमेंडमेंट आई हुई है उसमें, तो ध्यान से देखना पड़ेगा आपको इस चीज़ों को, क्योंकि बिना समझे दिक्कत आ सकती है। और ये सेक्शन देखो सर, यहाँ से चलते 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 यहाँ पे प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन भी है सर अभी इसमें। उसके बाद पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशंस फॉर रजिस्ट्रेशन क्या क्या है, फिर GSTN फॉर्मेट है, फिर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है रूल 10, फिर ये चीज़ें हैं NRTP और ये सब, फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर फॉर CTP एंड NRTP है। और उसके बाद सर यहाँ पे जाके सेक्शन ख़त्म होता है। तो जो हमारा पार्ट 3 रहेगा सर, वो पूरा का पूरा 100% किसके लिए सर? सेक्शन 25 के लिए, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है सर, ओके। आइए सर वापस चलते हैं अपने सेक्शन के पास। तो मिलते हैं सर आपसे सेक्शन 25 पे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारे एफर्ट्स को अप्रिसिएशन मिलता है। थैंक्स अ लॉट एंड गॉड ब्लेस यू।